पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन। लेखक श्री प्रकाश। वाचन नीलांजना किशोर। चैप्टर 21 पाकिस्तान क्या, क्यों और कैसे। अपने देश विशेषकर हिंदुओं के संबंध में विदेशियों की क्या धारणाएं हैं, इसकी कुछ चर्चा मैंने पिछले अध्याय में की है। किन्हीं विदेशी राजदूत की वार्ता सुनाई थी। एक दूसरे राजदूत की भी बात मनोरंजक है, उसे भी अपने पाठकों को सुनाने की इच्छा होती है। वे अंग्रेजों के ही प्रतिनिधि थे। किसी प्रसंग में भारत के विभाजन की बात चली। मैंने दुख प्रकट किया कि अंग्रेजों ने 300 वर्ष का अपना ही काम बिगाड़ दिया, भारत को उसका वास्तविक स्वरूप दिया। इसी रूप की आकांक्षा सदा से भारतीयों के हृदय में रही। हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत के विशाल भूखंड को उन्होंने एक किया, उसकी सुव्यवस्था की, सबको एक ही कानून दिया, शांति की स्थापना की। फिर चलते चलते उसका विभाजन कर अपना ही काम और आदर्श का नष्ट कर दिया। मैंने ये भी कहा, यदि एक तरफ उनके सत्कार्यों की प्रशंसा की जाएगी तो दूसरी तरफ इस विभाजन के लिए इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इस पर इन राजदूत का कहना था कि हम अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था कि निरीह मुस्लिम अल्पमत को क्रूर हिंदू बहुमत के अधीन छोड़ देते। हमारे लिए यही उचित था कि जब हमने भारत से चले जाना निश्चय किया तो हम उसका विभाजन कर मुस्लिमों के लिए पृथक देश बना जाएं। हमने ऐसा ही किया। इस पर मैंने कहा, जिस समय विभाजन हुआ उस समय संयुक्त भारत में मुस्लिमों की संख्या 1/4 से अधिक थी। विभाजन के बाद शेष भारत में उनकी आबादी केवल 10% रह गई। यदि ऐसे समुदाय को, जिसकी संख्या देश में 25 या 30% है, बहुमत से भय है, तो जब उसकी संख्या 100 में केवल 10 ही है तो उसको और अधिक भय होना चाहिए। ये तो शायद ही किसी ने विचार किया हो कि भारत के जितने मुसलमान हैं सब पाकिस्तान चले जाएंगे, सभी अपने अपने घर को छोड़ देंगे या छोड़ सकेंगे। जिन लोगों ने विभाजन किया और अल्पमत मुस्लिमों की रक्षा के लिए पाकिस्तान की स्थापना की गई, उन्हें कम से कम ये तो सोचना ही चाहिए था कि बचे हुए भारत में जो मुसलमान रह जाएंगे उनकी संख्या अनुपात से हिंदुओं में बहुत कम रहेगी। उनके लिए तो बहुत बड़ा भय उपस्थित हो जाएगा। इसके लिए चलते समय अंग्रेजों से क्या प्रबंध किया? इस पर उनका उत्तर था, मैं कोई राजनीतिक पुरुष नहीं हूं, मैं तो केवल राजदूत हूं और इस विषय पर मैं क्या कह सकता हूं। फिर मैंने उनसे कहा, यदि जाते हुए आपको सभी समुदायों को सुरक्षित रखने की इतनी कामना थी तो आपने देशी नरोशों के लिए क्या प्रबंध किया? ब्रिटिश भारत के हिंदू मुसलमान सभी अपने लिए स्वराज्य चाहते थे, उसकी मांग पेश करते रहे, पर देशी नरेशों ने तो अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक होने की मांग कभी भी नहीं पेश की। जब ब्रिटिश भारत के हिंदू मुसलमान सभी अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध कर रहे थे, उनके महायुद्धों में असहयोग कर रहे थे, उस समय भी देशी नरेश उसकी सहायता करते थे, अपने देश के विरुद्ध उसका समर्थन करते थे। अंग्रेजों का ब्रिटिश सम्राट से उनका विशेष संबंध था। उनको तो आपने बिल्कुल ही असहाय छोड़ दिया। कश्मीर और हैदराबाद की जो हालत हुई वो आपके सामने है। कितनी ही संधियों से आप इनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे, उनको आपने क्यों छोड़ा? इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बात समाप्त हुई। मैंने अपने प्रश्नों के लिए उनसे क्षमा याचना की। मेरा मन तो कभी भी अस्वीकार नहीं करेगा कि देश का विभाजन अनिवार्य था। मैं तो इससे देश के हिंदू मुसलमान और सभी समुदायों की हानि देखता हूँ। एक बहुत सुंदर और उच्च आदर्श की हत्या मैं पाता हूँ। सब धर्मों, जातियों, समुदायों का जो सुंदर समन्वय अपने देश में हो रहा था वो नष्ट हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। पर अब मुझे कोई भी उपाय ऐसा नहीं दिख पड़ता कि इस भयंकर उत्पात का समाधान हो सके। यद्यपि जिन्ना साहब ने मुझसे कहा था कि पाकिस्तान की स्थापना होते ही देश की सब समस्याओं का हल हो जाएगा, पर वास्तव में नई नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। परस्पर द्वेष बढ़ा है और किसी का भी कुछ लाभ नहीं हुआ, न भौतिक न आध्यात्मिक। प्रश्न ये उठता है कि हमारे नेताओं ने विभाजन क्यों स्वीकार किया? ये तो स्पष्ट ही है कि महात्मा गांधी इसके घोर विरोधी थी। जैसा कि उन्होंने मुझसे स्वयं कहा था कि हमारा तो सारे जीवन का कार्य मिट्टी में मिल गया। कहां तो उन्होंने सांप्रदायिक एकता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, कहां सांप्रदायिक आधार पर ही देश को खंड खंड कर दिया गया। महात्मा गांधी ने अपने को विवश पाया। अपने अंतिम दिनों में उनका यही कहना था, मेरी बात कोई नहीं सुनता, मैं क्या कहूं, किससे कहूं। उनका स्पष्ट कहना था कि कांग्रेस को विभाजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके नेताओं को ब्रिटिश शासन से कह देना चाहिए कि हम देश को एक बनाए रखना चाहते हैं, हमें शासनाधिकार से कोई प्रयोजन नहीं, आप जिसको चाहें यहाँ का अधिकार देकर चले जाइए। स्मरण रहे, उस समय अंग्रेज शासन अपने विरोधी दलों अर्थात कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बात कर रहा था। भारत का विभाजन कर
उसने इन्हीं दोनों को एक एक खंड दे दिया और स्वयं वह चला गया। स्वराज्य की मांग का उसने अच्छा बदला चुकाया। हमारे नेताओं ने भी उनकी बात मान ली। मेरे ऐसे कितने ही लोग बार बार पूछते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों किया? कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में अंग्रेजों को कोई नहीं हरा सकता। सदियों से वो अपनी कूटनीति की कुशलता के कारण आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य करते रहे। मनोविज्ञान जैसा वे नैसर्गिक रूप से जानते हैं, दूसरों का मन ये स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं। दूसरे इनके हाथ में किस प्रकार आ सकते हैं, इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। बड़े बड़ों को उनसे हार माननी पड़ी है। जिस समय वायसरॉय लॉर्ड वेवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को निमंत्रित किया कि आप हमारी प्रबंध समिति यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ जाएं और देश का शासन संभालें, उस समय मुस्लिम लीग ने असहयोग किया। पर यह स्पष्ट था कि यह असहयोग अस्थायी और दिखावा ही है। वे लोग अवश्य इसमें आने वाले हैं। जिन्ना साहब का यही कहना था कि कांग्रेस हिंदू संस्था है, उसे मुसलमानों के प्रतिनिधियों को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। वे चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से केवल गैर मुस्लिम आए। कांग्रेस अपने को सार्वदेशिक संस्था मानती रही। लॉर्ड वेवल ने चाहा कि 15 व्यक्तियों का नाम दिया जाए जो नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हों। पहले केवल 6 सदस्य होते थे और वायसरॉय और सेनाध्यक्ष को लेकर 8 हो जाते थे। अब 15 की काउंसिल बनाई गई। कांग्रेस ने कुछ मुसलमान भी लिए। जब मुस्लिम लीग ने आना अस्वीकार किया तो कांग्रेस की तरफ से पूरे 15 व्यक्तियों का नाम दिया गया। ये बड़ी भूल थी। 10 का ही नाम देना चाहिए था। यह संख्या उस समय के लिए पर्याप्त थी। मुस्लिम लीग के लिए 5 नाम सुरक्षित रखना चाहिए था। पीछे जब मुस्लिम लीग ने आना निश्चय किया तो उनसे 5 नाम मांगे गए। दिखलाने के लिए उन्होंने एक हरिजन का भी नाम लिया। सभी तथाकथित अल्पमत समुदायों के वे रक्षक हो गए। काउंसिल में परस्पर की प्रतिद्वंदिता हुई कि कौन शासन विभाग किसको दिया जाए। कांग्रेस नेता ही अपने अपने विभाग को छोड़ने को नहीं तैयार हुए। बड़े से बड़े लोग अड़ गए। 5 सदस्यों को हटाना पड़ा। अवश्य वे संतुष्ट हुए। बाहर आकर उनमें से कुछ कांग्रेस शासन के घोर विरोधी हो गए। महत्वपूर्ण वित्त विभाग मुस्लिम लीग के हाथ में चला गया। 1 साल भर जो प्रबंध समिति थी उसमें घोर संघर्ष मचा रहा। प्रत्येक सदस्य अपने को अपने हिसाब अपने विभाग का पूर्णाधिकारी मानता था। संयुक्त मंत्रिमंडल की कोई भावना ही नहीं थी। समन्वय करने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं था। कांग्रेस के ही सदस्यों में घोर मतभेद था। उनका और मुस्लिम सदस्यों का मिलना असंभव हो रहा था। श्री जवाहरलाल नेहरू के मिलने के निमंत्रण को नवाबजादा लियाकत अली खान ने ठुकरा दिया। जब सब लोग पृथक पृथक काम करते थे, सरकारी सचिवगण यानी कर्मचारी जो सेक्रेटरी होते थे, उनको पूरा काम करने का मौका मिल गया। वे इसका पूरा लाभ उठाते थे। परस्पर का झगड़ा बढ़ाने में ये सहायक भी हो गए। जब किसी ने मंत्रिमंडल या मंत्री का नाम लिया और चाहा कि संयुक्त रूप से काम हो, तो जिन्ना साहब स्पष्ट कहते थे, वे लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं, मिनिस्टर नहीं हैं। सब वायसरॉय के प्रति उत्तरदायी हैं। पर वायसरॉय लॉर्ड वेवल फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने को वैधानिक मान लिया और अपने काउंसिलरों को न वे संभालना चाहते थे न संभाल ही सकते थे। इस बीच श्री जवाहरलाल नेहरू का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में दौरा हुआ। पहले महात्मा गांधी और जवाहरलाल जी का यहाँ बड़े उत्साह से स्वागत हुआ करता था। इस समय उनके ऊपर आक्रमण हुआ। वे कठिनाई से वापस आए। उनके मन में भी स्पष्ट हो गया कि अब मुसलमानों की भावना उस दूरवर्ती प्रांत में भी कांग्रेस की तरफ वह नहीं है जो पहले थी। उत्तर भारत में तो चारों तरफ आतंक मचा हुआ था। एग्जीक्यूटिव काउंसिलरों में आपस में संघर्ष भी तीव्र होता जाता था। कांग्रेस नेताओं का भी ये विचार हो गया कि अब विभाजन स्वीकार करना ही पड़ेगा। गांधी जी की बात मानना असंभव है। पर यह बात तो तभी युक्ति संगत होती जब इनको वह भी निर्णय करना आवश्यक होता कि हम शासन पर रहना ही है। यदि वे शासन को ही छोड़ने को तैयार होते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। अंग्रेज जिस तरह देशी नरीशों को छोड़कर चले गए, उसी तरह शेष भारत में मुस्लिम और अन्य अल्पमत समुदायों को छोड़कर चले जाते। उस समय वे हमको ही छोड़कर चले जा सकते थे। तब हम में परस्पर समझ लिया होता कि हमें किस तरह रहना है। जब तक देश के अंग्रेजों
जब तक देश में अंग्रेजों के रहने के कारण किसी को बल मिल सकता था तब तक वो हल्ला कर सकता था। जब बल का साधन ही नहीं रहता तो वो क्या करता। इसी से जब कांग्रेस कहती थी भारत छोड़ो तो जिन्ना साहब कहते थे विभाजन करो और छोड़ो, यानी क्विट इंडिया, और जिन्ना साहब कहते थे डिवाइड एंड क्विट। अंग्रेज कांग्रेस से रुष्ट थे। जिन्ना की बात उन्होंने मानी और उसके अनुसार ही कार्य भी किया। अंग्रेज और जिन्ना दोनों खूब जानते थे यदि अंग्रेज विभाजन न करते तो पीछे ये कभी भी नहीं हो सकेगा। अब अंग्रेजों की कूटनीतिज्ञता का परिचय मिलता है। वे जानते थे कि जब कोई अधिकार के स्थान पर एक बार आ जाता है तो उसे वो छोड़ता नहीं। हमारे नेता भी अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने भी अपने को विवश पाया। अपने निकटतम साथियों को अपना विरोध करते हुए देखा, उनको हार माननी पड़ी और जब वे दबाए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि विभाजन कर दिया जाए। एक प्रकार से उन्हें ऐसा कहने को बाध्य किया गया। वे साथियों को छोड़ नहीं सकते थे। मनुष्य के नाते उनको भी इनके लिए पक्षपात था। अपनी इच्छा और आदर्श के विरुद्ध उन्होंने विभाजन स्वीकार किया। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री राजा गोपालाचारी आदि से पूछा, आपने विभाजन क्यों स्वीकार किया? दोनों ने ही मुझसे कहा, यदि तुम उस समय दिल्ली में होते तो ऐसा सवाल न करते। साथ रहना असंभव हो गया था, विभाजन मानना अनिवार्य था। पर मेरा तो कहना था कि आप हट क्यों नहीं आए? यदि आप हट जाते तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। आपके रहने के कारण ही तो यह आंतरिक संघर्ष मचा हुआ था। अंग्रेज कुछ दिन और बने रहते तो कोई हानि न होती। उनको जाना तो था ही, उनको जाना पड़ता ही। जितने दिन रहना चाहते उतने दिन ऐसे लोगों को अपनी सहायता के लिए बुला लेते जिनको वे पसंद करते, जैसा कि कांग्रेस के असहयोग करने पर वे बराबर करते रहे। यदि न रहना चाहते तो ऐसे दल को राज्य सुपुर्द करके चले जाते जो उसे करने को तैयार होता। और यदि वास्तव में ये गति नहीं होती, अंग्रेज मुस्लिम लीग को पूरे देश का राज्य सुपुर्द कर चले जाते। मुस्लिम लीग अकेले राज्य न कर सकती, उसे अन्य समुदायों की सहायता लेनी ही पड़ती। तब कोई ऐसा समझौता हो जाता कि देश अखंड रहता और देश का शासन भी सुव्यवस्थित होता। कम से कम मुझे इसमें कोई भय नहीं है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अब यह सब कहना व्यर्थ है, कल्पना मात्र है, उससे कोई लाभ नहीं है। बिगड़ी बात अब बन नहीं सकती। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि शासन के लोभ ने हमारे अधिकांश नेताओं को व्यामोह में डाल दिया। वे ऐसा विश्वास करने लगे यदि वे हम हट जाएंगे तो देश का राज ही खत्म हो जाएगा, देश का नाश हो जाएगा। ऐसी अवस्था में सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, यानी आधा राज्य छोड़कर शांति बनाए रखना आवश्यक था। बुद्धिमान लोग यदि सारी चीजों के नष्ट होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो आधी चीजें छोड़ देते हैं। अधिकार का लोभ और देश की दुर्व्यवस्था के भय ने हमारे नेताओं के मन में ऐसा प्रभाव किया कि उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया। कौन भाव अधिक तीव्र था ये मैं नहीं कह सकता। दोनों तरफ के नेतागणों की कोई हानि नहीं हुई। उनकी न जान का और न माल का नुकसान हुआ। वे सब अच्छे अच्छे पदों पर चले गए, पर करोड़ों ऐसे साधारण जन इस भीषण खेल में तबाह हो गए जिनका न राजनीति से कोई संबंध था, न विभाजन की मांग पेश कर रहे थे। वे तो अपनी गृहस्थी और व्यवसाय में ही मतलब रखते थे। पाकिस्तान की स्थापना और भारत के विभाजन के अंतिम कारण की थोड़े में यही दुखद कहानी है। नमस्कार। पुस्तक के इस अंश में उन बुनियादी सवालों पर लेखक विचार कर रहा है और बता रहा है और जानने की भी कोशिश कर रहा है कि आखिर विभाजन हुआ ही क्यों। जनसाधारण नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल एलीट चाहते थे। लेकिन उस चाहना को भी रोका जा सकता था, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने ये होने नहीं दिया। लोग अपने आप को जब अपरिहार्य समझ लेते हैं, जब वो ये सोच लेते हैं उनके बिना काम नहीं चलेगा, तब वो सोचने समझने की ताकत खो देते हैं। ऐसा शिव प्रकाश जी का मानना था। उन्होंने देखा कि लोगों ने ये समझ लिया था कि अगर हम पद पे नहीं रहेंगे तो देश ही नहीं चल पाएगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा समझा। यदि सभी कांग्रेस जन अपना पद छोड़ देते और अंग्रेजों को यह अधिकार दे देते कि आप जिसको चाहे शासन सौंप के चले जाएं, तो निश्चय ही वे मुस्लिम लीग को सौंप के चले जाते
और मुस्लिम लीग चूंकि अकेले पूरा शासन नहीं संभाल सकती थी, उसे सभी लोगों का सहयोग चाहिए ही चाहिए था, और फिर वो सब लोग इकट्ठे हो जाते और इस सारी बातों में देश अखंड रहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और यही हमारे युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। नमस्कार।